अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लॉसेस की प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमारे लॉसेस हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो लॉसेस का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आएगा। लॉसेस को हम चैप्टर 16 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, राइट। उसके ऊपर हमने एओपी की डिस्कशन भी की, लेकिन लॉसेस को एग्जामिनर ने इंडिपेंडेंट किस तरह से टेस्ट किया। बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वुड लाइक टू गिव यू अ समरी ऑफ द लॉसेस, द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस के कैसे लॉसेस को ट्रीट किया जाता है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन के साथ मैं आपके साथ जो टेक्स्ट एट ग्लैंस है, जो मैंने एक शीट बनाई हुई है, उसको लेके चलते हैं ताकि आपको उससे अंदाज़ा होता जाए। ये देखिए, हमारे पास जो चीज मौजूद है वो हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। लॉसेस से पहले जरा इनको हम डिस्कस कर लें। पहली बात तो ये है कि सैलरी में ना तो लॉस हो सकता है, ना ही इसमें कोई लॉस एडजस्ट हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी इनकम हुई सैलरी में तो वो लाजमी आपकी टोटल इनकम का हिस्सा बनेगी बनेगी। पहली बात तो ये है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो लॉसेस हैं ये सेट ऑफ हो सकते हैं। किसके साथ सेट ऑफ हो सकते हैं? बिजनेस के अंदर हो सकते हैं, कैपिटल गेन में, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो सकते हैं। बिजनेस के जो करंट ईयर के लॉसेस हैं वो भी सेट ऑफ हो सकते हैं। वो किस में हो सकते हैं? कैपिटल गेन में हो सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी हो सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लॉसेस भी सेट ऑफ हो सकते हैं। किसके अगेंस्ट हो सकते हैं? कैपिटल गेन के अगेंस्ट, बिजनेस के अगेंस्ट, और इनकम फ्रॉम, यानी ये एक शेल्टर है, इससे ऊपर कोई लॉस नहीं जाएगा, ना ऊपर से कोई लॉस आ सकता है। इसके अंदर जो हमारे पास बिजनेस के लॉसेस हैं, और बिजनेस का ही एक हिस्सा है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन जो है, इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड होगा। इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेट ऑफ नहीं हो सकता। बिजनेस के लॉस को, जो पहले साल का लॉस होगा, उसको सेट ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो ना हो सका तो फिर वो भी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो वाहिद बिजनेस का वो एरिया है जो कैरी फॉरवर्ड भी और सेट ऑफ हो सकता है। इसी तरह जो कैपिटल लॉसेस हैं ये भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। वंस ये अगर कैरी फॉरवर्ड हो गए तो फिर ये 6 सालों तक क्या होंगे? सेट ऑफ हो सकते हैं, आगे जाके एडजस्ट हो सकते हैं। कहाँ एडजस्ट होंगे? अपने ही हेड में जाके एडजस्ट होंगे। कैपिटल लॉसेस के अंदर सिक्योरिटीज का जो लॉस है अंडर सेक्शन 37A, उसकी सेट ऑफ और उसका कैरी फॉरवर्ड होना सिर्फ सिक्योरिटीज में ही होगा। यानी इस साल अगर आपको एक सिक्योरिटी में लॉस आ गया तो वो दूसरी सिक्योरिटी में ही एडजस्ट हो सकता है, किसी और हेड में नहीं जा सकता। और अगर अनएडजस्ट हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड होके आइंदा भी सिक्योरिटीज में ही एडजस्ट होगा, और इसकी लाइफ होगी 3 साल। बाकी सबकी लाइफ 6 साल। दूसरी बात सुनिएगा, अब एग्जाम में ये टू डायरेक्शनल चीजें जा सकती हैं। एक है कि इस साल का लॉस है और आपने एग्जाम में लिखना है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये तो आप कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी चीज क्या है आपको एग्जाम में जो मिलेगी? वो ये मिलेगी कि आपको एग्जाम में ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा होगा, उसको कैसे डील करना है। एक है कि इस साल का लॉस है, उसको आगे कैसे लेकर जाना है, वो मैंने आपको बता दिया कि सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करना है। और एक लॉस है कि इस साल का अगर आपके पास लॉस है, ये पिछले साल का आ रहा है, उसको कैसे डील करना है।
ये एक अलग दुनिया है। तो जब आपको ब्रॉड फॉरवर्ड मिलेगा तो इट मीन्स कि ये किसी पिछले साल से होके आ रहा है। इसका तरीकेकार क्या होता है कि जो लॉस होगा उसको उसी के लॉस में एडजस्ट किया जाएगा। आपके पास कोई भी स्पेकुलेशन है, बिजनेस है, या आपके पास कैपिटल लॉसेस हैं, उसको आप अपने ही हेड में एडजस्ट करेंगे, नंबर वन। जब भी लफ्ज आपको ब्रॉड फॉरवर्ड का मिल जाएगा आप उसको किसी और हेड में एडजस्ट नहीं करेंगे, और अगर ना हो सकता तो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा उसके टाइम का लिहाज करेंगे कि कहीं ये टाइम बार तो नहीं हो चुका। उसका तरीकेकार क्या है कि आपको 2026 में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, इस साल को निकाल दें। ठीक है, इस साल को, क्या मैसेज क्या किया, लॉबी में तो नहीं बैठा हुआ। जी। तो आपने ये चेक करना हो कि 2026 में कौन से लॉसेज एडजस्ट हो सकते हैं, तो उसका बेटा तरीकेकार क्या है कि आप इस साल को निकाल लें, और अगर ये 6 साल वाला है तो इससे पीछे 6 साल चले जाएं। तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, 25, 24, 23, 22, 21 और 20। ये 20 तक के जो लॉसेस पीछे से ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहे हैं, आप उनको इस साल एडजस्ट कर सकते हैं और उसी हेड में करेंगे। और दूसरी चीज क्या देखनी है आपने, कि जो पहले वाला है उसको सबसे पहले करेंगे, फिर दूसरे वाले को करेंगे, फिर तीसरे वाले को करेंगे। ये बात समझ आ गई? कोई इशू? कैरी फॉरवर्ड के असूल मैंने आपको बता दिए कि कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, और ब्रॉड फॉरवर्ड के भी असूल मैंने आपको बता दिए कि ब्रॉड फॉरवर्ड इसको किस तरह से करना है। अब एक और चीज देखिएगा जो इस साल उसने टच भी की है, ये क्लियर होगी बात। दूसरी चीज उसने इस साल टच की है कि भाई मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो है, मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं। वो आ रहा है, लेट्स सपोज बिजनेस का, जो पाकिस्तान में हुआ था। किस में हुआ था? अस्सलाम वालेकुम। जो किस में हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन मेरे पास इस साल का बिजनेस गेन है, वो यूके का है। तो क्या मैं इसको इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। द आंसर इज, यानी सादा अल्फाज में पाकिस्तानी जो है वो बाहर के मुल्क मुल्क में जाके सेट हो सकते हैं। पाकिस्तानी जो है, हमारे लोग बाहर यूरोप जाएंगे तो सेट हो सकते हैं, गोरा आके नहीं इधर सेट होगा। सादा असूल, गोरा आके हमारा इधर सेट। ये समझ आ गई? इसका मतलब पाकिस्तान का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस यूके के लॉसेस में, यूके के गेन में एडजस्ट। अब सुनिएगा, अगर सिचुएशन में ये रखूं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, बिजनेस है हमारा यूके का, और बिजनेस गेन है पाकिस्तान का, पीके का, तो क्या ये उसमें एडजस्ट होगा? द आंसर इज नो। ये फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्योंकि जो फॉरेन लॉसेस होते हैं, जो फॉरेन सैलरी में तो लॉस नहीं हो सकता, इसको तो निकाल दें। फॉरेन लॉसेस, अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, यानी आपकी लैंड थी यूके में, आपको वहां से लॉस हो गया है, तो ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगी, ये किसी भी हेड में नहीं होगी। स्टूडेंट को जब पढ़ाया जाता है तो वो कहता है सर आपने तो चीज बताई थी कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो सकती है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की। सेट ऑफ हो सकती है किसकी? पाकिस्तान की। ये तो भाई फॉरेन की है, उसमें तो रूल ही एक है। इसी तरह बिजनेस का जो है वो भी क्या हो सकता है? कैरी फॉरवर्ड, फॉरेन का कैपिटल लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, ये सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे और अपने ही हेड में एडजस्ट होंगे। जो आज मैंने एक नई चीज आपको बताई है कि फॉरेन के जो, पाकिस्तान के जो लॉसेस हैं वो फॉरेन के अपने ही हेड में एडजस्ट हो सकते हैं। समझ आ गई?
चले, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, तीसरी। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड, बिजनेस का लॉस है। डंड मारना शुरू कर दिया इसने। मेरे पास क्या है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है मेरे पास बिजनेस का, पाकिस्तान का। किसका? पाकिस्तान, एग्री। मेरे पास यूके का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। यूके की में गेन है। तो क्या ये उसमें एडजस्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया है ना, वो अपने ही हेड में एडजस्ट होगा, वो पाकिस्तान का हो या फॉरेन का हो। पाकिस्तान का हो या फॉरेन का हो, ये बात जहन में रखनी है। तो इससे ये पता चला कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट और फॉरेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, फॉरेन के लॉसेज अलग ही रहेंगे। इस क्लियर? ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, आखिरी चीज जो इसमें बची है, फिर हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं। आखिरी चीज ये मैंने आपको बतानी थी, वो है हमारे पास डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। क्या है? डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 22, 23, 24, 25। इसकी लाइफ नहीं होती। अगर इस साल के होंगे तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अनलिमिटेड टाइम के लिए, इसके आगे टाइम फ्रेम नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हों तो आप इनको सबसे बाद में एडजस्ट करेंगे। यानी आप अपने एग्जाम में क्या करेंगे? आप अपने एग्जाम में लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप वो लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तमाम एडजस्टमेंट डालेंगे आप, एडमिसिबल इन एडमिसिबल एडजस्टमेंट्स आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, प्लस माइनस जो भी करनी है कर लेंगे। ठीक है, इसमें से आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को पहले एडजस्ट करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को पहले एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है, राइट, इस साल की भी और प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड, दोनों को एडजस्ट करेंगे। ये आपका पैटर्न होगा क्वेश्चन में बिजनेस इनकम तक पहुंचने का। पहले आप प्रॉफिट बिफोर से या लॉस से चलेंगे और ये लॉसेज लेंगे, और ये लॉसेज में एहतियात करेंगे कि ये पिछले 6 सालों के हों। सही है? और अगर ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज नहीं भी हैं तो फिर भी आप यही तरतीब रखेंगे, बस इसको मिस कर देंगे। तरतीब हमारी एग्जाम में यही रहेगी। इस ओके? क्लियर? कोई सवाल? सेकंड गेम में अगर फॉरेन और पाकिस्तानी लॉसेस हो गए वो भी वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही होगा कि अगर वो, उनका सवाल ये है कि अगर मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, कैपिटल लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड है पाकिस्तान के, और मेरे पास कैपिटल गेन है, सिक्योरिटीज का नहीं, सिक्योरिटी तो सेपरेट ब्लॉक में है ना। सिक्योर सेपरेट ब्लॉक को तो आपने मिक्स किसी के साथ नहीं करना, ना शेयर फ्रॉम एओपी में लेकर जाना है उसको अलग थलग। अगर उसमें गेन आ गया है ना, तो आपने उसका गेन अलग ही रखना है, उसको किसी का हिस्सा नहीं बनाना। तो कैपिटल आपके पास गेन आ गया यूके का, आप इसको एडजस्ट, यानी सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हैं। रूल एक ही है कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे वो पाकिस्तान, दोबारा लिख देता हूं, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे पाकिस्तान के, वो सेम हेड में एडजस्ट हो जाएंगे, सेम हेड में एडजस्ट होंगे, वेदर इट इज पाकिस्तान और वेदर इट इज फॉरेन, दोनों में एडजस्ट हो जाएंगे। सर अगर ये हमारे पास दो हेड ऑफ इनकम है और एक हेड ऑफ इनकम हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसी हेड दूसरे हेड ऑफ इनकम में लॉस आ रहे हैं, उसी हेड ऑफ इनकम में प्रॉफिट आ रहा है, उसके पीछे से ब्रोकर भी आ रहा है लॉस, तो इसको कैसे सेट ऑफ करेंगे? अच्छा, इनका सवाल ये है कि अगर मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं, कैपिटल लॉसेस भी हैं पीके के, लेकिन इस साल मेरे पास कैपिटल गेन पीके का भी है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां करेंगे। तो अगर हमारे पास बिजनेस लॉस है हमारे पास। मैं कर देता हूँ, चले लिखते हैं इधर। मेरे पास बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, कैसे है 100 बिजनेस गेन है। बिजनेस लॉस है और कैपिटल बिजनेस गेन लॉस कितना है? 100 कर। 100 है मेरे पास, लॉस आ गया इस साल का। हम एग्जांपल लेते हैं 2026 की या 25 की, जो भी है। कैपिटल गेन हो गया हमारे पास 100। कैपिटल गेन पाकिस्तान का है, 100 का हो गया। और हमारे पास फोर्थ कैपिटल गेन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, कैपिटल लॉस जो है ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, कितना? 100 का है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है। सबसे पहले इसको ये एडजस्ट करेंगे। पहले इंटर हेड किया जाता है हमेशा, ठीक है। और बिजनेस को क्या करेंगे, यहां से कैरी, अगर है नहीं सेट हो रहा तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि इनके पास टाइम कम होता है ना, तो सबसे पहले अपने हेड को लिया जाता है। आप अगर बांटेंगे तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, अव्वल दरवेश बाद ख्वेश। पहले घर वालों को दें, जब इनको खाना दे दें तो बाहर में फकीरों को बाद में दें, पहले नहीं फकीरों को दे दें, घर वाले गालियां दें आपको। तो ये करेंगे ना। और कोई सवाल आता है मुझे? मतलब नहीं ना। अच्छा। जी ठीक हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमने ये कर ली। अब चलते हैं कि एग्जामिनर साहब जो हैं हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उन्होंने आज तक क्या क्या पूछा हुआ है। नहीं जी, मार्च 2023 में ये बात पूछी गई कि मिस्टर एम एच, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स डिस्कस, लफ्ज क्या है, द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। देखिए जब आप एग्जाम में बैठे होंगे उस वक्त तो नहीं आपको पता चलेगा कि अबव ट्रांजैक्शन क्या चीज है। तो डायरेक्शन किसी सिमत भी जा सकती है, माइंड को ब्रॉड। अब जो आपके पास टाइम है ना, अब आपने तसल्ली से चीजों को फोकस करना है, सोचना है कि मेरा रुझान तसल्ली के साथ, पैनिक नहीं होना अब, परेश यानी अब उजरत में नहीं करना। वो उजरत पेपर में होती है, वो खुद ही हो जाती है, अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। पेपर में एक चीज तो सबको मिलती है जी, मुझे नहीं आता। मेरे साथ हर पेपर में ये होता था कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता। एकदम पूरी किताब नहीं देन में आती ना। तो पहले पेपर में 10-15 मिनट एक प्रेशर रहता था मेरे ऊपर, फिर उसके बाद मैं लिखना शुरू करता था, वो पता ही नहीं चलता था अब कौन बैठा है कौन किधर बैठा है, फिर बंदा लिख ही जाता है। ये चीजें काम कर जाती हैं। मिस्टर एम एस एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैश्यू नट प्रोसेसिंग ऑन, ठीक है। साल कौन सा है, कोई साल नहीं है। कैश्यू नट का करते हैं, क्या पिस्ता होता है ये, काजू। On 31 July, he entered into a 6 month forward contract for the purchase of raw material used in his business to safeguard against losses due to price fluctuation. ये जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये किस तरफ जा रहा है आपका, ये स्पेकुलेशन की एक्सेप्शन थी। ये स्पेकुलेशन की क्या थी, एक्सेप्शन थी कि ये वाली चीज स्पेकुलेटिव इनकम नहीं होती। On 31 January, the maturity date of the forward contract, he took the delivery of the raw materials and settled the contract by making the due payment. कहता है इसको कैसे डील करेंगे, उसने कर दी है तो ये कहाँ जाएगा। अब ना तो इसमें कोई गेन है ना उसने कोई प्राइस बताई है, बड़ा अजीब सा उसने ला के मुझे छोड़ दिया है कि टैक्स ट्रीटमेंट बताएं कि इसमें क्या होगा। उसने पैसे दिए और उसको जो है वो चीज को खरीद ली। तो आप मुझे बताएं कि कहीं कोई गेन हुआ है, कोई इनकम, उसने इनकम टैक्स की बात की है, कोई इनकम आपकी आ रही है इस पूरी चीज में, अगर आप देखें तो कोई इनकम आ रही है। फॉरवर्ड द ही टुक द डिलीवरी ऑफ द रॉ मटेरियल, क्या हुआ ये, कोई इनकम तो है नहीं, ना कोई टैक्स क्रेडिट है ना कोई ज़कात है। पूरी अगर आप पूरा थ्रू आउट मेरे टैक्स एट ग्लैंस को देखें तो ये सिर्फ खरीदारी हुई है, इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन कोई बनती नहीं है। तो क्या लिखेंगे बताएं, सोच के बताएं। 3 नंबर का सवाल है ये। तो पूछ रहा है इसकी टैक्स ट्रीटमेंट बताएं। भाई अगर आप कारोबार कर रहे हैं और कोई चीज खरीदते हैं, इसका टैक्स इम्पैक्ट क्या होता है मुझे बताएं।
कुछ तो बोले ना यार। ये assumption नहीं है, अगर गेन हुआ तो फिर सबसे है वो टैक्सेबल इनकम में ना ना, अगर लॉस आ गया तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, अगर गेन इसमें आ गया, इसको बेचेंगे, गेन आ गया। फिलहाल इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है? इधर यहाँ पे ना कोई इनकम कोई जनरेट नहीं हुई, कोई टैक्स इनकम तो जनरेट नहीं हुई, कोई टैक्स। टैक्स भी नहीं लग रहा। कुछ तो हुआ है, ट्रांजैक्शन तो हुई है। क्या ये ट्रांजैक्शन को टैक्स में कहीं नोट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा? नहीं करेंगे। फंस गए ना? यही पास पेपर आपको सिखाते हैं कि उस सिचुएशन आपको आता है। मैं जब बताऊंगा तो ओ, वरना ऊ होगा, या तो ओ होगा या ऊ होगा। आज ओ कर लेंगे तो ठीक है, वरना ऊ होगा। देखें भाई, बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा हुआ है, पहली बात यह है कि आप इसमें लिखेंगे द गेन व्हेन मिस्टर एम एच विल सेल दिस कैशू नेट, द गेन शैल बी टैक्स अंडर द हेड बिजनेस इनकम। However, currently the price of the cashew nut shall be treated as the cost of purchase। बस भाई, आपने खरीदी है तो आप बता दें कि भाई ये उसकी बिजनेस की क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेज है ये। तो अभी तक उसने बेचे नहीं है, जब वो बेच देगा तो किस में चली जाएगी? बिजनेस में जाएगी। ये वाला इम्पैक्ट आपने बताना था कि फिलहाल देर इज नो टैक्स इम्पैक्ट ऑन जस्ट बाइंग द कैश्यू नट, राइट? However, when the cashew nut will be sold by Mr. MS, the gain shall be taxed or loss shall be taxed under the head business। बस ये इंशाल्लाह आपको 3 नंबर मिल जाएगी। अब समझ आई कि ऐसी सिचुएशन भी अजीब सी क्रिएट हो सकती है पेपर के अंदर। लिस्ट द पर्संस और इनकम दैट आर, मार्च 2022 का है, अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेएबल। वो कौन से थे? 4 नंबर का है ये। 65G का आपको बताया था मैंने। एक एफ था और एक जी था। कोई वाला हाँ, नेम फील्ड पता, स्टार्टअप का था। स्टार्टअप का। अगर वो सारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। और कोयल वाला, कोल वाला था कि सिंध के अंदर अगर आप कोल प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे तो ये वाली बात पूछी गई है कि आप टैक्स क्रेडिट के ऊपर बताएं। समझ आ रही उसकी क्या कहा है? लिस्ट द पर्सन, वो 2 ही पर्सन थे, एक स्टार्टअप का था और एक कोल एक्सट्रैक्टिंग का था, माइनिंग का था। कहता ऑल्सो स्पेसिफाई द कंडीशन लिमिटेशन विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल फॉर अवेलिंग द सेट क्रेडिट। इसके अंदर सिर्फ आपने वो 3 या 4 कंडीशन थी कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। ये 3 कंडीशन या 4 कंडीशन थी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जनाब उसको ये कंडीशन पूरी करनी है तो उनको क्रेडिट मिल जाएगा। ये 2 बातें अलग अलग पेपर में लिखनी है। पहले उसने पूछा लिस्ट द पर्सन, वो आप बताएंगे। अच्छा, यहां अगर किसी ने वुमेन स्टार्टअप का लिख दिया तो वो गलत करेगा। भाई वहां तो जो उसने बात क्या की है, 100% टैक्स ऐड की, वो 25% वाला भी ठोक आएगा क्योंकि उसने याद ही सारा किया हुआ है। तो अकल से काम लेना है, उसने मेरे से जितनी बात पूछी है उतनी बात बतानी। ओके। अच्छा जी। नहीं जी, सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। सवाल हमारा ये है जी, अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस हाउ द अबव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हर अफोरसेड इनकम। ऑल्सो डिस्कस, डिस्कस 2 जगह चाहिए, डिस्कस हाउ द अबव लॉसेस। ध्यान से जितना अच्छा चीजों को पढ़ेंगे उतना अच्छा उसका रिप्लाई करेंगे। ऑल्सो डिस्कस द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट हर फ्यूचर इनकम्स। तो कैसे सेटअप होंगे और कैसे आगे जाके क्या, कौन कौन से कैरी फॉरवर्ड होंगे? अब देखिएगा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू मिस ए फॉर टैक्स ईयर X8 है। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, राइट? ये तो गेन है, इसका तो वो पूछ नहीं रहा। इसका मतलब ये मेरे स्कोप से बाहर है, इसको मैंने डिस्कस नहीं करना।
उसने मेरे से लॉसेस की बात की है। अगर कोई स्टूडेंट इसको डिस्कस करना शुरू कर देगा, इफ द लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम इट शैल बी सेट ऑफ, वो कहेगा यार बेवकूफ आदमी है। मैंने सिर्फ सिर्फ लॉसेस की बात की है, वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5, इनकी बात पूछी, इनकी तो बात ही नहीं पूछ रहा गेन की। तो गेन की बात करके जो बात पूछी जा रही है, जो पूछी जा रही है वैसे जवाब देंगे तो नंबर मिलेंगे। वरना यही वजह है कि स्टूडेंट सीए के अंदर ये आखिर में पूछता है मुझे क्यों निकाला। बड़ा कॉमन सवाल होता है, सर मुझे समझ नहीं आ रही मुझे फेल क्यों किया जा रहा है। ओके, ये वजह होती है कि उसको जवाब देना नहीं आ रहा होता। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसको तो डिस्कस नहीं करना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसको भी डिस्कस नहीं करना। गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, ये भी ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, इसको तो वैसे ही बाहर निकाल दें। इसके ऊपर तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं आपने करना, ये तो अलग थलग रहेगा। इसको तो कवर देना पहले। आगे है गेन ऑन, आगे है जी लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। ये देखिएगा, क्या यहां पर कहीं आपको गेन नजर आ रहा है स्पेकुलेटिव का, पहले उसको आइडेंटिफाई करें। तो इसको आप लिख देंगे इट शुड बी कैरिड फॉरवर्ड। तो पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे अपने जवाब के अंदर वो ये लिखेंगे, द लॉस फ्रॉम, डिस्कस हाउ द अबव लॉसेस कैन बी सेट ऑफ। तो पहला लिखेंगे, हेडिंग देंगे स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेशन बिजनेस। द लॉस ऑफ 4.5 मिलियन shall बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर एंड shall बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 6 years एंड shall बी अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम। उसने मुझे डिस्कस द लॉसेस दैट कैन बी कैरी फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट फ्यूचर इनकम। तो आप लिखेंगे 6 सालों तक होगा और 6 सालों में ही अगले इसी के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। क्लियर, ये पूरा हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, कहीं और आपको नीचे नजर आ रहे हैं। और स्पेकुलेटिव गेन किधर है, ये प्राइवेट कंपनी है ना, कैपिटल लॉस आ गया। सेल ऑफ एंटीक, ये भी लॉस है। अच्छा, इसको तो इग्नोर करेंगे ना। सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ, ये तो इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है। ये 37A का है ना गेन, और ये 37A का लॉस है, तो ये एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। लॉस ऑन एग्रीकल्चरल, ये भी नहीं होगा, इसको भी निकाल दें, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होती है, तो उसके अगेंस्ट लॉस भी इग्नोर किया जाएगा। लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सेट ऑफ होगा। अब ये जो हमारे पास आ गया ना प्राइवेट कंपनी का, इसके पास ज्वेलरी का गेन था। आप लिखेंगे द लॉस ऑन शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल गेन्स ऑफ ज्वेलरी। इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है बस, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी आपका कैपिटल लॉस जो है वो इसके अगेंस्ट तो एडजस्ट हो सकता है ना, इस साल के तो करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे द लॉस ऑन शेयर ऑन, द लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मे बी एडजस्टेड, मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। इसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो सकता है। फिर आप आएंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक, आप बताएंगे द लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। याद है, एंटीक स्कल्पचर्स ज्वेलरी, इनके अगेंस्ट जो लॉस जो है वो कंसिडर नहीं। नहीं होगा। तो आप बताएंगे द लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक शैल नॉट बी सेट ऑफ, इज नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड एज गेन ऑन द लॉस ऑफ एंटीक शैल बी कंसिडर वाइल लॉस शैल बी इग्नोर्ड। आगे लिखेंगे, आगे आ गया जी लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो आप बताएंगे लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, मे बी एडजस्टेड ऑन द गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ टाइम लिमिट। इसका टाइम लिमिट चूंकि पता नहीं है, तो उसके अगर ये देखे ना, ये जो लॉस नहीं, ये तो लॉस टाइम टाइम लिमिट कहाँ से आ गई, तो इसी साल का लॉस है। तो आप कहेंगे उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चरल, तो आप बताएंगे एज एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम्प्ट सो द लॉस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एंड शैल नॉट बी सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड।
लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप ये बताएंगे कि जी लॉस जो है वो अदर सोर्सेज का हो सकता है। तो आप बताएंगे द लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, राइट, इसके अगेंस्ट ये सेट ऑफ हो सकता है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में कितना लॉस है आपको? 36 लाख का। गेन कितना है? 25 लाख का। तो चूंकि बचा ही कुछ नहीं है ना, तो इसका जो बाकी बैलेंस होगा कितना बच जाएगा आपका? 9 लाख का। 36 का है ना, और गेन 25 लाख का है, 11 लाख। तो आप लिखेंगे 1.1 मिलियन ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये जो 19 मिलियन का जो लॉस है वो इन दोनों के गेन से एडजस्ट हो जाएगा। इन दोनों के गेन जब एडजस्ट होगा तो फिर भी इसका 1 मिलियन जाया हो जाएगा, उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। समझ आ रही है? अच्छा, अगर एग्जाम में ऐसे सवाल में कंफ्यूजन हो जिसकी कि उसने अमाउंट नहीं मांगी, तो फिर अमाउंट को डिस्कस ना करें, जैसे मैंने निटी ग्रिटी में किया है ना। ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप बता दें कि ये वाली अमाउंट इस अमाउंट के इसके एडजस्ट होगी। इसमें एक काम नहीं करना, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी। नीचे ये नहीं करना सो द टैक्सेबल इनकम इज दिस, वो गलती हो सकती है, बेवकूफों की तरह वो काम ना करें जो उसने नहीं मांगा। उसने नहीं मांगी ना टैक्सेबल इनकम, तो डिस्कस की है तो डिस्कस करें। इसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई टैक्सेबल इनकम में यहाँ जवाब आ रहा होगा। हो सकता है कोई जवाब आ जाए, वो आपने नहीं लिखना, उसने मांगा नहीं है। बस हर हेड को लेके आपने डिस्कस करना है। इस क्लियर? Yes. समझ आ गई है? आप अपने यकीन से बताएं कि अगर ये आप चीजें ना करके पेपर में जाएं और ये चीजें आपके सामने आ जाएं तो क्या करेंगे? मुश्किल होगी ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसके बगैर आपकी तैयारी नहीं होती। एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। अब टैक्सेबिलिटी, जब ये जनरल वर्ड है टैक्सेबिलिटी का, ये इनकम के मुतालिक भी हो सकता है, ये क्रेडिट के मुतालिक भी हो सकता है, ये एक्सपेंसेस के मुतालिक भी हो सकता है, ये जनरल वर्ड है। कहता है जी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2019 का परटेन टू एस लिमिटेड विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 जनवरी X9, टैक्स ईयर कौन सा है? X9। SL entered into a forward contract for purchase of raw material to be used in its business to guard against losses through future prices. On the date of maturity of the forward contract, SL did not take the delivery of the raw material, but the contract was settled by making payment of 5 लाख रुपया उसको मिल गया। उसने did not take the delivery of the but the contract was settled by making a payment of, किसने पेमेंट की है? मेकिंग अ पेमेंट, एसएल ने पेमेंट की, तो लॉस हो गया ना। Yes. तो ये किस चीज की तरफ जा रहा है? ये स्पेकुलेटिव की तरफ जा रहा है ना। Yes. तो उसने कहा जी उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? आप बताएंगे द लॉस अगेंस्ट इट सीम्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट is comes under the definition of speculation income and shall be carried forward for next 6 years। देखते हैं एग्जामिनर का इसमें सवाल डिफरेंट, इसका रिप्लाई डिफरेंट तो नहीं है। ये है जी, द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय एमएच फॉर द, ये यही है 16 है। ये क्या था 19 वाला? No. ठीक है, 16 करना था। ये वही है ना जिसको बताना था कि कैसे कैसे उसका होना है, ये था। लेकिन ये डेफिनेशन पेपर में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखें, इतना टाइम नहीं होता। आप सिर्फ ये बताएंगे इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ही बताएंगे, एज पर द डेफिनेशन। आप एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस द सेट ट्रांजेक्शन इज स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन एज एसएल डिड नॉट टेक डिलीवरी
ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी, स्पेकुलेशन बिजनेस इज टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, बट लॉस इफ एनी शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। बस इतनी बात लिखने की इंशाल्लाह 3 नंबर मिल जाएंगे। यानी यहाँ डेफिनेशन देने की लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है, 3 नंबर का सवाल है, इतना लंबा चौड़ा नहीं हम कर सकते। और ये जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह में जाते हैं तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस में आता हाँ, स्पेकुलेशन में चला जाता है, स्पेकुलेट करते हैं ना, डिलीवरी नहीं ले रहे होते आप। क्रिप्टो करेंसी तो करेंसी है ना, वो तो बिजनेस में जाएगी। है, बिटकॉइन वगैरह खरीदते हैं। बेटा वो तो करेंसी, उसको करेंसी डिक्लेयर करते हैं ना लोग तो, उसको तो कमोडिटी नहीं लेते। ये तो बात की जाए ना स्पेकुल इसकी, फॉरेक्स मार्केट की, जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का, क्रूड ऑयल्स का, लेकिन आप खरीदते नहीं हैं, बस स्पेकुलेट करते हैं आप। ये दो अलग चीजें। क्रिप्टो करेंसी तो बेसिकली को करेंसी बाय कर रहे हैं ना, कोई चीज तो नहीं ले रहे आप। क्या ख्याल है? पेपर में नहीं मैंने कभी देखा। सही है। लें जी, कंप्यूट जेसीज टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर द टैक्स ईयर X8। 6 नंबर का ये सवाल है जी, लॉसेस का, इसकी वो बात कर रहा है। एक मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ, मुझे ये वाला, हाँ आ गया, मशहूर जमाना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। 6 नंबर का सवाल है ये। ये पूछ रहे हैं जी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन स्पेकुलेशन में जाएंगी या कैपिटल गेन्स में जाएंगी? पेमेक्स की जो आइटम्स अगर आप डील करते हैं ना, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं और ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में चली जाती हैं। अगर आप फ्यूचर्स में डील कर रहे हैं तो वो उसमें चली जाती है। लेकिन अगर आप स्पेकुलेट करते हैं इसी को, ठीक है, आपने स्पेकुलेट की, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली, तो फिर स्पेकुलेशन में चली जाएगी। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर आप सिक्योरिटीज बाय करते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन में चली जाती है। तो नॉर्मली जो है ना, इसका जो रुझान होता है एग्जामिनर का, वो स्पेकुलेटिव की तरफ ही मैंने देखा है। मैंने आज तक उसको डेरिवेटिव्स की टैक्सेशन नहीं पूछ देखी। यानी आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में डील करते हैं और स्पेकुलेट करते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डिलीवरी तो नहीं लेते, और आपको गेन हो जाता है। नॉर्मली हम उसमें क्या करते हैं, स्पेकुलेशन गिनते हैं। सही है। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस अगर आप ले लें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले लें, वो जो वहां पर लॉट्स मौजूद है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो वो वहां चली जाती। Jameel and Company is the sole trader of branded tea in Pakistan. In addition to the trading business, JC also give forward purchasing and selling of tea to reap the benefit of price fluctuation in the local market. वो क्या करता है कि फॉरवर्ड परचेजिंग के अंदर डील करता है, उसमें चाय वगैरह की फसलों का भी सौदा कर लेता है पहले ही, फसल आने से पहले ही उसमें डील कर लेता है। मेरे एक दोस्त है, वो मेरे रिश्तेदार हैं बल्कि, वो हाइड, ये खल नहीं होती, खल बनौला, जो उसका केक होता है, ऑयल केक्स उसे कहते हैं। जब भी ये जो बीज होते हैं ना, जब आप बीज को उसको कर लेते हो, निकाल लेते हो उसमें से ऑयल, तो उसका फूक बच जाता है, वो गाय भैंसों को डालते हैं। बनौला का होता है, उसको खल बनौला कहते हैं, खल कहते हैं। इसी तरह जो है ये सूरजमुखी का भी होता है, खल सूरजमुखी की भी बनती है, तो वो जानवरों को डालते हैं। ठीक है ना, तो उसमें वो डील करते हैं। तो वैसे ही करते हैं कि वो खरीद लेते हैं और वो उसी को वैसे ही बेच देते हैं। वो कहते हैं रेट इतना हो गया जी, माल मेरे पास पड़ा हुआ है, माल उधर ही पड़ा रहता है। वो कहते हैं यार मेरे पास माल पड़ा हुआ है, खरीदना ही? कहता है जी हाँ। कितना माल पड़ा हुआ है? जितना पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पास ही पड़ा हुआ, कहता है मुझे ही बेच देना। तो ऐसे वो डील करते हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों मुझे बताया कि वो काफी अच्छी उनको उसमें हो गया है। तो ये वो डील करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ जेसीज फॉर द ईयर एंड 30 जून। ये है डिटेल ऑफ ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन बिजनेस फॉरवर्ड परचेज एंड सेल वर एज फॉलोज। ट्रेडिंग बिजनेस में उनको ग्रॉस रेवेन्यू है जी 100 मिलियन का, और ग्रॉस प्रॉफिट है 20 का। और स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर 200 है, और ये उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 10 का है।
देखिए ये सही उसने किया है। लॉ हमें ये कहता है कि जब आप सेक्शन इसको पढ़ते हैं ना 19 को, तो 19 शुरू में ही बता देता है कि ये बिजनेस का ही हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, तो आप कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ही हिस्सा है। लेकिन लॉसेस के लिए और एक्सपेंसेस के लिए इसको अलग अलग गिना जाएगा। ये है, तो उसने बिल्कुल सही किया, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है। टोटल एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज 7.2 मिलियन। वो 72 मिलियन आ गए। मसला हो गया ना। देखें ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 30 मिलियन का, और एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं? 7.2 मिलियन के। लेकिन उसने, अच्छा, दिस अमाउंट इंक्लूड अ पेनल्टी ऑफ 0.4 मिलियन पे टू कस्टम अथॉरिटीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आप किसी लॉ को अथॉरिटीज को देंगे वो तो आपका एक्सपेंस नहीं माना जाता। तो एक्चुअल एक्सपेंस कितने हो गए? 7.2 माइनस 0.4 कितने हो गए? 6.8 मिलियन हो गए। सही है। असेस्ड कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर आर एज, देखें ये ब्रॉड फॉरवर्ड आ गए, बताया था ना मैंने आपको। लॉसेस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, ये कहाँ जाएंगे? इसके अंदर। लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये कहाँ जाएंगे? इसके अंदर। ऐसे ही है। और कैपिटल लॉसेस ये X2 से है ना। अब देखें, X2 को निकाल दें, इससे आगे 6 साल, ये तो वैसे होने ही नहीं है ना, क्योंकि मेरा इस साल तो कोई कैपिटल का गेन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करते हुए भी एहतियात करनी है, किसने कैरी फॉरवर्ड भी होना है या नहीं होना। तो अब देखिएगा, 2000 X2 इसको निकाल दें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, यानी एक्स का था ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, 6 साल पूरे हो गए ना इसके। तो इसकी, हाँ, ये गलती नहीं अब करनी कि इसके आगे कैरी फॉरवर्ड। अगर यहाँ लिखा होता 4, तो आप अपने जवाब के अंदर लिख देते उसने लिखा हुआ अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड, वो भी बताए, तो फिर लिखते। कैसा जबरदस्त, उसने कैसी बरीक कार्रवाई डाली है ना, कि उसने आगे लिख दिया कि स्टूडेंट क्या करता है। तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। उसने सिर्फ ये कहा है कि टैक्सेबल इनकम या लॉस कैलकुलेट करें। अब हमें करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले बिजनेस का हमने कैलकुलेट करना है। बिजनेस का कैलकुलेट करने के बाद ये जो 12.8 है, वो इसमें से माइनस करना है। और अगर इसमें लॉस, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, इसमें अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होती तो उसको मैं बाद में लेके जाता। इसमें एक इशू आ गया, ये जो 6.8 मिलियन है, ये किसका हिस्सा है? कॉमन है ना। तो क्या रूल, क्या लॉ क्या कहता है कि आप इनकी जो जो रेशो है उसके मुताबिक कर दें। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी सेल इनकी? 600। तो अगर 4 को 6 पे डिवाइड करें, तो इसको बिजनेस को कितना हिस्सा मिल जाएगा? हाँ जी, 67% इसका बिजनेस को चला जाएगा, और 33% जो है वो स्पेकुलेशन को चला जाएगा। सही है। तो अब हम इसकी अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। चलते हैं जरा इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ये देखिएगा जी, क्वेश्चन था जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 सितंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 15 एपी का।
सितंबर 2018 का। तो सबसे मैं लिखूंगा, इसका नाम है जमील एंड कंपनी। जमील एंड को कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 20x8। किसी स्टूडेंट ने पूछा सर ये ऐसे ही लिखते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैंने उन्हें बताया था कि नहीं, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, पेपर में कम होता है, नॉर्मली वो डेट बता देते हैं, तो इसलिए हमें वो पूरी डेट का पता होगा। चले ऐसे ही चल लेते, पहले आएगा जी बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में सबसे पहले क्या है आपका, ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, ऊपर आप रुपीस लिखते हैं, ये मिलियंस में है, मैं रुपीस को नॉर्मली मिलियंस में नहीं लिखता एग्जाम में, तो मैं लिख देता हूँ 400। आप बेशक 400 ही लिख लें, मैं मिलियंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट 20। उसने चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी, लिहाजा मैंने इसी पे लिख दिया, अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल दे देता तो 380 होती, तो उसने नहीं दी, मैं डायरेक्ट इस पे आ गया। इसमें से मैं करूंगा लेस एडमन एक्सपेंसेस, और यहाँ वर्किंग बता दूंगा वो कितनी है, 400 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 6.8 मिलियन, ये मैं काम कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस करूंगा 6.8 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है जी, तो मेरा इस साल का ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट, जो है ना इस साल का। अगर डिप्रिसिएशन होती तो बाद में ले जाता, वो भी नहीं है। अब इसमें मैं करूंगा लेस ब्रॉड फॉरवर्ड, बेशक ब्रॉड फॉरवर्ड को बीएफ आप पेपर में लिख सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, डेट नहीं है तो लिहाजा लिख दूंगा 12, तो मेरा आ जाएगा दिस प्लस दिस। इसको भी मैं एक मिनट ठहरिएगा यार, जरा इसका ना मैं ग्रिड लाइन इसकी ऑफ करूं ताकि काम करने में आसानी हो। तो यहाँ जाके मैं क्या करूंगा, इसको डबल लाइन लगा दूं, और यहाँ भी डबल लाइन लगा दूं, ठीक है ना। तो पैनिक नहीं होना, बस आराम से इसको काम को करना, लिखूंगा टैक्सेबल बिजनेस इनकम। ठीक है, ये आ गई स्पेकुलेशन इनकम। उसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ये सहूलत आपके पास फिलहाल नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। ये जी 200, और ये है 1। ठीक है, और इसमें हम लिख देंगे 2। और ब्रॉड फॉरवर्ड इसमें कितना है, -960। तो ये आ जाएगा कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस, ये मेरा। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, उसने टैक्सेबल इनकम पूछी है ना, टैक्सेबल इनकम मेरी आ जाएगी ये वाली, और इसको मैं डबल लाइन, वो टैक्स तो नहीं मांगा,
टैक्सेबल इनकम। बस टैक्सेबल इनकम मांगी है, तो मैं ये यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। सही है, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया और ये मेरी जो इनकम थी ये टैक्सेबल हो गई। क्यों जी? डन। यस। जबरदस्त हो गया ना। मेरा बैटरी पे तवज्जो रखिए ना, तो ये कम हो जाए ना, मुझे बता दीजिएगा, बंद ही ना हो जाए। कॉलम बना के कर लें, बेहतरीन। कॉलम बना के उनका मकसद है आगे लिख लें। उससे क्या होगा कि आपकी ये बचत हो जाएगी। लेकिन मैं पता क्यों एग्जाम में ऐसे काम नहीं करता था, कि एग्जाम में बाज औक़ात जो है ना, सवाल करते करते समझ आती थी कि यार इसमें कुछ चीजें कॉमन नहीं है। पेपर के अंदर मेरी आदत थी कि मैं चीजों को बड़ा एक पैटर्न पे लेके चलता था। ये जब आप सोल्यूशन बना रहे हो, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, जब वो छलांग लगाने के बाद पता चलता है चीजें कॉमन थी, मेरी बचत हो सकती, लेकिन बचत करते करते ना फंस जाए। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने आपको वो जो टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर है उसकी कैलकुलेशन करवाई है, शॉर्टकट नहीं मैं लेके गया, क्योंकि पेपर में शॉर्टकट से अवॉइड करना चाहिए। वो बंदा ऐसा फंसता है बाज़ औक़ात कि उसको समझ नहीं आती कि मैं निकलूं कैसे। यानी आप, इनका कहने का मकसद है कि ये सारी चीजें हम ऐसे करके यहाँ सिर्फ हेडिंग देख के स्पेकुलेटिव इनकम की यहाँ कर सकते थे। ठीक है, ऐसे की जा सकती थी। यहाँ बिजनेस इनकम नहीं तो यहाँ वो लिखते थे, तो ये बचत हो सकती थी। मैं आपको जो काम करवाता हूँ ना, वो आपके लेवल पे जाके करवाता हूँ। मुझे पता था कि ये मैं डबल कर सकता हूँ काम, तो मैंने तो कई दफा ये सवाल किया हुआ है ना। लेकिन मैंने आपके पैटर्न पे करना है ताकि आपको समझ आए कि आपने कैसे करना है इसे। इसे ओके। लें जी, चलते हैं जी आगे। कहाँ चले गए? ज्यादा ही आगे नहीं चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ दिस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड स्पेकुलेटिव इनकम। तो ये आसान है वैसे, यस। कि आप पहले बताएंगे कि बिजनेस लॉसेस जो है वो सेट ऑफ हो हो सकते सकते हैं, हैं। लेकिन और 6 साल तक सेट ऑफ हो सकते हैं, और अनएडजस्टेड लॉसेस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर। However, the losses due to the depreciation and amortization, right, shall be carried forward for unlimited time। वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होंगे। एंड इफ द लॉसेस आर ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, देन दीज शैल ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट द बिजनेस इनकम। पहले साल ये किसी और हेड में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्रॉड फॉरवर्ड हो गए तो फिर किसी सिर्फ बिजनेस के अंदर ही सेट ऑफ होंगे। सिमिलरली आप स्पेकुलेटिव इनकम का भी यही बताएंगे। द लॉसेस from the speculation income are not allowed to set off against any head of income. However, the losses can be carried forward for the next 6 years। ठीक है, उसके अंदर भी फिर लिख देंगे द डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अंडर द हेड स्पेकुलेशन इन इनकम हैज नो लाइफ। उसकी भी लाइफ नहीं होती, अनलिमिटेड चलती है दोनों की जो डिप्रिसिएशन होती है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कम से कम 4 दफा पेपर में इसी पैटर्न के ऊपर आया हुआ है। ये एक मैं आपको करवा दूंगा, बाकी 3 4 जितने भी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ये बार बार पेपर में आया हुआ है। इसके अंदर फॉरेन टैक्स लॉसेस भी हैं और फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है। ये पैट इसके ऊपर लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2016 में है, इससे पहले भी आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज है जी ये हमारा, ये देखें, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन एक मिल रहा है। ये देखें, ये 3 क्वेश्चन तो ये आपके सामने आ गए 13 में। फिर उसके बाद ये आ रहा है जी आपका
12, 15 में, 13 में, 15 में और 16 के अंदर। एक दफा और भी है ये, शायद इस किताब में ना हो, लेकिन मैंने इसको 3 दफा देखा है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फॉरेन लॉसेस और फॉरेन टैक्स क्रेडिट दोनों की जो है ना वो डिस्कशन कर लेता है। इसलिए ये बड़ा अहम है, आपने मेरे साथ साथ इसको करना है तरीके के साथ। लेकिन एक दफा जरा अपनी ताराना नजर इस पे डालें और देखें कि आपको क्या समझ आ रही है। किताब पे देखें जरा। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है इसलिए। देखा ना कैसी टाइमिंग है, चाय आ गई ना। थैंक यू। टाइम तो नहीं जाया और आप लोगों का? कुछ बच्चे समझते हैं ना यार, आता है मुझे लॉसेस, मैं कर लूंगा। तसल्ली से आपने इसको पढ़ना है। इसमें मांगा क्या गया है? टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल एंड कैरी फॉरवर्ड, वो सारी चीजें उसने मांगी हुई है इसके अंदर। सबसे पहली लाइन को जरा एनालिसिस करें एक एक करके। सबसे पहली लाइन को जरा एनालाइज करें। ऑन 1 जुलाई, Mehreen joined a local newspaper as investigative journalist as a salary of 3 लाख पर मंथ। टैक्स डिडक्टेड अंडर ये दो, इस लाइन से क्या समझ आई है आपको? सैलरी। 36 लाख रुपए सैलरी है। और ये जो 15 हजार पर मंथ है ये क्या है? इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, ये बिल्कुल आखिरी हमारी आइटम होगी। तो इस लाइन के अंदर एक उसने हमें इनकम की आइटम बता दी और एक टैक्स की इंफॉर्मेशन बता दी। अब चीजों को प्लांट करना सीखें कि ये जो इंफॉर्मेशन है मेरे सवाल में कहाँ जा रही है। जितना तसल्ली से करेंगे आपको ये सवाल तंग नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन को अब आपका व्यू डिफरेंट होना चाहिए। अब आप पार व्यू देखें, ऊपर से देखें चीजों को। हाँ यार, ये बात की जा रही है, मेरे सवाल में इसका ये ताल्लुक है। सेल्स टैक्स देख रहे हैं तो सेल्स टैक्स में इनपुट है, ये आउटपुट है, उसकी एडजस्टमेंट जा रही। इनशाला अगर मेरी डॉटेड लाइंस को फॉलो करेंगे फेल नहीं होंगे आप। अच्छी है ये, हर बार यहाँ से निकल जाती है। आगे, फॉलोइंग आर द डिटेल्स और बिजनेस हर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम जर्मनी, टैक्स पेड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड फॉरेन लॉसेस फॉर दिस, उसने ये भी बता दिया। ठीक है। तो ये जो उसको जर्मनी से आई हैं ये क्या है? अब देखिएगा, स्पेकुलेशन, ये सारी कहाँ से है? जर्मनी से। फॉरेन सोर्स इनकम है। जब भी फॉरेन सोर्स इनकम आएगी तो आपको यहाँ रहते हुए चैप्टर 1 के अंदर क्या देखना पड़ेगा? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, वो चीज़ें साथ सोचनी होगी। जब भी फॉरेन सोर्स इनकम आएगी तो आपको वो चीज़ें फॉरेन जहन में लानी होगी, कहीं उस तरफ तो नहीं है। और प्लस इसके साथ आपको चैप्टर 1 के साथ साथ क्या सोचना चाहिए? टैक्स क्रेडिट का सोचना चाहिए कि अगर इसने टैक्स पे किया है तो मुझे टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेट करना है। ओके। स्पेकुलेशन बिजनेस है जी उसका 6 लाख रुपए का। ठीक है। फॉरेन टैक्स पे उसने ये कर दिया है, तो ये अमाउंट हमारी किस लिए होगी? टैक्स क्रेडिट की इंफॉर्मेशन जो है ये हमें
उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेन लॉस इज ब्रॉड फॉरवर्ड। तो फॉरेन लॉस है और ये फॉरेन इनकम है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें से एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसमें से एडजस्ट करेंगे, और जो आंसर आएगा आप उसको अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर हिस्सा बना लेंगे। नॉन स्पेकुलेटिव इनकम जो है वो हमारी ये वाली है, ये उसका टैक्स है, इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर लॉस नहीं है, तो ये सारी की सारी इनकम कहाँ चली जाएगी, इनकम में चली जाएगी। अदर सोर्स में हमारे पास लॉस है, तो ये किसी में भी सेट ऑफ नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन के अंदर है ना बेटा। ये जो अदर सोर्स में लॉस है ये फॉरेन का है, इसके पास सेट ऑफ की ऑप्शन मौजूद है नहीं है। इस इन तमाम के अंदर एक ही ऑप्शन है कैरी फॉरवर्ड होने की। कौन सा, अदर सोर्स। कैरी फॉरवर्ड बेटा पाकिस्तान की नहीं है, बार बार यही तो बता रहा हूँ। शुरू में मैंने समरी में यही बात बताई है कि ये पाकिस्तान की नहीं है, ये गोरा है। गोरा सेट ऑफ नहीं होता बेटा, कैरी फॉरवर्ड होगा ये। फॉरेन की जितने भी हेड्स हैं वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होंगे। क्या होंगे, सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। ओके। कैपिटल गेन्स, अब इसमें से ये क्या होगा, ये एडजस्ट होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉस। ये भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये टैक्स क्रेडिट भी गया। तो अगर आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो क्रेडिट किस चीज का, ये भी गया। तो हमारे पास जो दो टैक्स क्रेडिट बचे हैं वो ये वाले, दो ही टैक्सेबल इनकम है और दो ही टैक्स क्रेडिट मौजूद है। ऑन 1 May X6 Mehreen resigned from her current job and joined अखबार, क्या है, अखबार मरहबा, एन अरेबिक न्यूज़पेपर इन दुबई एज एडिटर इन चीफ ऑन मंथली सैलरी इक्वल टू 12 लाख रुपया। लें जी, इसका मतलब इसको हम 36 से मल्टीप्लाई अब नहीं करें। मई में तो चली गई है ना, मई और जून, इसमें 10 माह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वो हमारी पहली पेशीन कोई गलत हो गई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या आ गई, ये चली गई, ये रिजाइन करके उधर गई है या इधर ही है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इसने जो ज्वाइन किया है, क्या पाकिस्तान से ज्वाइन किया है या उधर चली गई है। अगर तो उधर चली गई, अगर तो उधर उधर चली गई, अरब के अंदर, तो फिर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। नहीं, नहीं होगा। फॉरेन लॉसेस फॉरेन इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होते हैं, अपने ही हेड में एडजस्ट होते हैं, आज भी और कल भी। ये गोरा ना आज किसी के साथ रहता है ना कल किसी के साथ रहता है, बस ये ध्यान में रखना है। ये गोरा ना तो आज किसी के साथ रहता है ना कल किसी के साथ रहता है। हाँ, अब ये देखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। मेहरीन रिमेन्ड इन दुबई ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द टैक्स ईयर। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मेरे लिए ये चीज मुसीबत बन जाती, इसका क्या ट्रीटमेंट करूं। क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन लीव ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड देन हिज फॉरेन सोर्स सैलरी शैल बी एग्जेम्प्ट। अब जब उसने बता दिया है कि वो गया और रिमेन्ड है, तो अब ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये इसका 24 लाख रुपया क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2 माह की सैलरी। अब आप लिखेंगे कि ये एग्जेम्प्ट है। तो कैसा जबरदस्त सवाल है, एग्जेम्प्ट इनकम भी आ गई, फॉरेन सोर्स इनकम भी आ गई, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी आ गई, और एडवांस टैक्स भी आ गया, फॉरेन में भी और इधर भी। कहता है जी, AM पेड 50% ऑफ हर सैलरी इन दुबई एंड रिमिटेड द रिमेनिंग। इसका इसके कुछ साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसके लिए था, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की लाइन थी, तो ये तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है। ये लाइन किसके लिए थी, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये लाइन आपको दो, ये लाइन मेरे लिए रेलेवेंट थी, ये वाली। चलिए लिखें, खुद लिखें ना जरा, सबसे पहले लिखें सैलरी। सबसे पहले लिखें सैलरी, पहले उसका नाम लिखें, महरीन।
आप बताएं, अगर आप ये सवाल ना करते तो फिर मसला होना था ना। सबसे पहले लिखें सैलरी, और सैलरी को लिखें सिर्फ 30 लाख इंटू 10, पहले उसका नाम लिखें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल, और फिर लिखें टैक्स ईयर 2025। जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, अब इसका हम जरा वो जो मैंने आपको पैरामीटर दिए हैं उसके ऊपर जाके इसको देखते हैं। कि सबसे पहले उसका नाम मिस महरीन आ गया, टैक्स ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ, मैं पहले इसको लिखता हूँ, तरतीब से कोई मसला नहीं है। पहले आगे जी पाकिस्तान सोर्स इनकम, ये देखिएगा, साथ साथ लिख रहे हैं, 3 लाख इंटू 10। तो यहाँ आप ऑब्वियसली रुपीज लिखेंगे, तो 30 लाख की ये इनकम आ गई। फॉरेन सोर्स इनकम, ये देखिएगा, सबसे पहले उसकी स्पेकुलेटिव इनकम आ गई, तो ये आ गई स्पेकुलेटिव इनकम। ठीक है जी, वो 6 लाख रुपया गिवन थी, और लेस ब्रॉड फॉरवर्ड आपने लॉसेस को माइनस किया, तो टैक्सेबल कितनी हो गई ये। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हमारे पास है इधर, जी बिल्कुल है, 14 लाख की, और उसमें कोई लॉस नहीं था, डायरेक्ट हमारी टैक्सेबल हो गई। लॉस अंडर अदर सोर्सेज, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी, कैरी फॉरवर्ड हो गई, ये वाली इनकम जो मैंने आपको बताई थी। कैपिटल गेन आ गया 9.5 लाख, ये वाली अमाउंट, और इसमें से 18 लाख को आपने एडजस्ट किया, तो ये मजीद क्या हो गई, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गई। अब इसका भी टैक्स मौजूद था, इसमें भी उसने टैक्स पे किया हुआ है, इसमें भी टैक्स पे किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं जी। अब हम यहां तक पहुंच गए, सबसे पहले फैसला किया जाएगा कि ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। तो अब इस 30 लाख को इस पे आप डिवाइड करें, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 3 डिवाइडेड बाई 4.7 कर लेना लालू, 64%, तो क्या हो गया, नॉन सैलरीड, नॉन सैलरीड हो गया ना। तो नॉन सैलरीड के लिए हम रेट देखते हैं। नॉन सैलरीड के आपके पास 47 लाख के जो रेट्स हैं, वो बनते हैं ये 650 प्लस 40% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। तो ये आ गया। तो ये हम लिखेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है मैं ऐसे करता हूँ कि मैं एग्जाम में ऐसे लिखता हूँ, 650 प्लस, ये पेपर में आपको रेट्स मिल जाएंगे, 4.7 मिलियन माइनस 3.2 मिलियन। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 12,50,000। ये पहले लेवल तक पहुंच गए, यहाँ तक कोई इशू हो। देखिए कितने प्यार मोहब्बत से मैंने किया, हर चीज को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने पैरामीटर्स पे कर रहा हूँ, कोई मैं उजरत नहीं कर रहा, कोई चीज नहीं है, हर चीज क्लियर होती जा रही। जो भी सवाल करें वो सोचा करें कि ये मेरे क्लैरिटी लेके आ रहा है मेरे कॉन्सेप्ट में। वो यार बड़ा मुश्किल है, गलत डायरेक्शन में आप जाना शुरू हो गए, गलत सोचना शुरू हो गए। जितना टेक्निकल क्वेश्चन करें उतना ही खुश हुआ करें कि यार इसने मेरे मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आप उसको बुरा समझ रहे होते हैं। यहां तक आगे सभी लोग। अब सोचें, क्या ये फुल टाइम टीचर है?
अच्छा, यहाँ एक चीज हमने नहीं लिखी जो लिखनी चाहिए, वो थी फॉरेन सोर्स इनकम, सैलरी, जो कि गलत है, यहाँ होनी चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे फॉरेन सोर्स सैलरी 12 लाख इंटू 2। ये पेपर में लाजमी लिखनी है आपने, एग्जाम्प्ट। ठीक है, ये आप लिख देंगे, ये एग्जाम्प्ट है, अपनी कैलकुलेशन में कर लीजिएगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का फार्मूला क्या है? टैक्स, ये देखें यहाँ पर जो टैक्स गिवन था हमारे पास, एक्चुअल टैक्स पेड और एवरेज टैक्स। एवरेज टैक्स का फार्मूला क्या है? टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। अब चूंकि यहाँ दो फॉरेन सोर्स इनकम है, तो एक हमारे पास ये वाली फॉरेन सोर्स इनकम है, पहले इसका कैलकुलेट करते हैं। उसका एक्चुअल टैक्स कितना है? 1,10,000। टैक्स कितना है हमारे पास? 25 लाख। इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 12,50,000 डिवाइडेड बाय 47 लाख मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। तो ये हमारे पास आ गया विच एवर इज लोअर। तो ये माइनस हो गया यहाँ। बैलेंस नहीं करना, दोबारा स्टेप लेना है दूसरी इनकम के लिए, जो नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है हमारी, वो ये वाली इस इनकम का। इसके साथ कितना टैक्स था? 187,000। सेम यही फार्मूला आप लिखेंगे, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय ये जो फॉरेन सोर्स इनकम है। तो गलती से ये वाली नहीं उठा लेनी, अपने सोल्यूशन में से उठानी है अमाउंट। जिस अमाउंट पे पे हुआ वो नहीं उठानी, बल्कि पेपर में क्या ले रहे हैं आप, टैक्सेबल क्या ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ये गलती करेंगे कि यहां से अमाउंट उठा लेंगे, वो गलत होगी। सही है, तो इसके ऊपर अगली टैक्सेबल अमाउंट क्या आ गई? ये देखें, यही फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल मल्टीप्लाई बाय फॉरेन सोर्स इनकम। तो वो ये आ गई विच एवर इज लोअर, ये आ गई, ये हमने माइनस कर दी। तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अगर यहाँ मेरी कुछ सेपरेट ब्लॉक ही होती तो मैं इसको ऐड कर देता, या को मेरा डोनेशन का क्रेडिट होता वो भी यहाँ पर लेस कर देता। तो ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद आ गया, और क्रेडिट के बाद फिर सेपरेट ब्लॉक को ऐड करना था, वो है कोई नहीं, सोचें जरूर। तो लेस टैक्स पेएबल इन पाकिस्तान सोर्स इनकम। यहां नहीं गलती करनी कि यहाँ कोई एडवांस टैक्स हो फॉरेन टैक्स का, वो कभी भी माइनस नहीं होता। एडवांस टैक्स सिर्फ वो होता है जो पाकिस्तान में हो, वो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखे माइनस। ये आ गया टैक्स पेएबल विद रिटर्न। इसको नोट करें और बताएं कि यहाँ कोई इशू तो नहीं है। जी, नोट कर लेना, इसको कर लें। अगर मैं इसकी तैयारी करूंगा एग्जाम में, तो मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद सोचूंगा कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मिली थी, और मैंने इसको बनाया कैसे था। पीछे मुड़ के जरूर देखें कि मुझे क्या था, और मैंने इसकी तैयारी क्या की, और मैंने इसको देखा कैसे। क्या आपने टेम्पलेट को फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा? यस। प्रॉपर कर रहा हूँ, उसी को ही बार बार, उसी को ही। वो तवीज है बस। तवीज क्या होता है? कम मेहनत से ज्यादा काम, ना धूप में खड़े होना, किसी को कॉल करें, बस तवीज डालें महबूब आपके कदमों में। आमिल, नजूमी, नागर, पता नहीं क्या क्या होते हैं लिखे हुए। हाँ, पापा बंगाल। बाबा बंगाली वगैरह। खुद बेचारे की लड़ाई नहीं खत्म होती जिंदगी में, और दूसरों के मसाइल हल कर रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्प्ट इनकम को बेटा, वो कह रहे हैं कि एग्जाम्प्ट इनकम पहले ऐड करके लेस करना नहीं। ये सेपरेट ब्लॉक का ट्रीटमेंट होता है, एग्जाम्प्ट को तो एग्जाम्प्ट ही रखना होता है। जैसे आपको प्लॉट गिवन है, और वो 6 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका हुआ है, तो उसको पहले ऐड करके लेस नहीं करना, उसको ऐड ही नहीं करना, वो एग्जाम्प्ट है। जो चीज एग्जाम्प्ट होगी उसको नहीं करना, जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसको भी ऐड नहीं करना। देखे ना, यही तो गलतियां आपको समझ आ रही हैं।
अगर उसी वापस आ जाती उसी टैक्स ईयर में, हाँ जी। इसमें रीन अगर उसी टैक्स ईयर में वापस आ जाती हाँ, पाकिस्तान, फिर ये टैक्सेबल हो जाती है। 50% टैक्सेबल हुआ। नहीं 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 नहीं, नहीं सारी। और कौन कौन सी कंपनी में लिखा हुआ है? इनका सवाल ये है, मैं समझ आ गई जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, कि अगर मिस महरीन इसी साल वापस आ जाती तो क्या इनकी 50% टैक्सेबल होती है या सारी? भाई वो 50% का रूल सिर्फ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के लिए और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए है। Going to salary of every individual income, salary by regular individual and constantly cash rate for income tax on points of salary or still by cash tax and वो for टैक्स उस पे पे कर दिया हुआ है। this. No. नहीं, वो अमाउंट उसको यहाँ मिली है। क्या दुबई में उसने सैलरी पे टैक्स दे दिया है या नहीं मिस मैरी ने, ये सवाल है। बेटा कहाँ लिखा हुआ है? मैं देखें, ये लिखा हुआ है ए एम पेड 50% ऑफ हिज सैलरी इन दुबई एंड रिमिटेड द रिमेनिंग इन पाकिस्तान। टैक्स नहीं दिया। अगर किसी सैलरी पे टैक्स पे हो जाए किसी मुल्क के अंदर, या टैक्सेबल हो जाए, टैक्स बेशक पे ना हुआ हो, वो दोबारा पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। या कोई नेशनल पाकिस्तान का मुल्क छोड़ के गया फिर वापस उसी साल आ गया, वो भी एग्जाम्प्ट नहीं होगी अगर वो रेजिडेंट है तो। हाँ, अगर मिस महरीन का ऊपर नहीं बताया गया कि ये नेशनल है या नहीं है, फिर हम वो जम्पशन लेते, लेकिन चूंकि वो तो आई नहीं वापस, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, और यहाँ अजम्पशन ली कि वो नेशनल है। अजम्पशन ली कि वो नेशनल, अगर मिस महरीन नेशनल आप अजम्पशन लेंगे कि नहीं है, तो फिर आप उसको भी टैक्स करेंगे क्योंकि वो रेजिडेंट है, और वहां टैक्स भी नहीं कटा हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप यहाँ पेपर में कहीं लिख सकते हैं, पेपर में किसी छोटी जगह पर जाके, इट इज अज्यूम दैट मिस महरीन इज अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अगर नहीं मेंशन किया तो वो बड़ा खुश होगा एग्जामिनर कि यार इस बच्चे ने इतनी बारीकी से इसको देखा है, क्योंकि उसकी लफ्ज है नेशनल का, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, और इसके लिए नेशनल का वर्ड है। एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, सर जो भी टैक्स ट्रीटमेंट होगा हम सोचेंगे पाकिस्तान में रहते हुए। मुझे समझ नहीं आई। आमिर बेटा आप सवाल जो है वो जरा कीजिएगा कि क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको, ये बात पता नहीं आपने किस कॉन्टेक्स्ट में आमिर आपने पूछी है, मैं कोई गलत ना जवाब दे दूं। सर पाकिस्तान अस्सलाम। में रहते हुए नहीं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, पाकिस्तान में रहते हुए नहीं सोचना होता। लें जी, अगला सवाल ये देखिएगा, सेम इसी तरह का सवाल आपको मिलेगा। यहां पर भी ये आपको असाइनमेंट पे करना है क्वेश्चन। ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता सवाल है। असलम इज अ रेजिडेंट हु ऑपरेट्स इन बिजनेस इन फ्रॉम लाहौर। इसका पाकिस्तान लाहौर में बिजनेस है। पिछले और इस सवाल में फर्क है कि उसमें सैलरी थी, यहाँ पर बिजनेस है। ही एस्टेब्लिश अ न्यू ब्रांच इन बर्लिन। उसने एक बर्लिन के अंदर ब्रांच जो है वो ओपन की है। वॉइस अलाउ करें, वॉइस कैसे मैं अलाउ करूँ? आमिर आपका, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अस्सलाम पूछ लें वालेकुम। मेरे से सवाल। एक मिनट ठहरिएगा जी, आप पूछें। सर मैं वो बात पूछ रहा था कि जो फॉरेन सोर्स की इनकम हो या यानी कि लॉस हो, उसको एडजस्ट करना है कि नहीं, हम इधर पाकिस्तान में रहते हुए सोचेंगे कि पाकिस्तान में उसको उसका ट्रीटमेंट होगा या नहीं। ये मुझे सवाल नहीं, पाकिस्तान में से क्या मुराद है, पाकिस्तान में क्या रहते हुए सोचेंगे, मुझे कोई मतलब स्पेसिफिक। यानी अगर किसी बंदे की यानी कि फॉरेन सोर्स इनकम है या उधर उसका लॉस है, हम ये सोचेंगे इधर पाकिस्तान में बैठ करके वो इनकम उसकी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। ये तो लॉ में कहीं भी चीज मेंशन नहीं है कि आप कहाँ बैठ के इसको कैलकुलेट करेंगे। रेजिडेंट का सोचा जाता है कि वो बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अच्छा सर आप पूरी सही। दुनिया किसी जगह पर भी बैठ के उसकी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है सर। ठीक है रहने सर। का नहीं है उसके लिए, सिर्फ ये है। और उसका रिसीट करने का भी कोई इशू नहीं है कि जी वो ठीक इनकम सर। कहाँ रिसीव हो रही है, उसका भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी यस। फॉरेन से इनकम है, वो पाकिस्तान में है या बाहर है, तो देखा जाएगा कि ये रेजिडेंट है या नहीं है। अगर तो आप नॉन रेजिडेंट है तो फिर तो आप फॉरेन सोर्स इनकम को वैसे ही निकाल देंगे, फिर तो सोचेंगे नहीं। यस सर, समझ आ गया जी, ठीक है। सर। ओके, तो अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तान से, लाहौर से उसकी बिजनेस इनकम है। एडवांस टैक्स पेड इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ये उसका एडवांस टैक्स है, ये देखिएगा लाहौर वाला। ये आपका पाकिस्तान में विद होल्डिंग टैक्स कहलाएगा, इसको जरा देखिएगा। ये जो है ना, ये वाला बर्लिन में और पेरिस के अंदर, ये आपका, इसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। देखिए, इंफॉर्मेशन देने का तरीकेकार डिफरेंट है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नेट ऑफ टैक्स, ये उसने बता दिया। हमें पता है कि ये गलत है इंफॉर्मेशन, आप कहीं से भी इनकम टैक्स को माइनस से नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगी आपकी। तो पेरिस से आपकी बिजनेस इनकम भी है और पेरिस से आपकी स्पेकुलेटिव इनकम भी है। अच्छा जी, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, लॉसेस फ्रॉम बिजनेस, ये वाले 55 के आ गए, और कैपिटल लॉसेस ये वाले आ गए। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिएगा कि ये लॉस भी आपके पास मौजूद है 15 15 का, पेरिस के अंदर। अब इस सवाल के अंदर आप, उसने इंफॉर्मेशन ऐसे, अब फिर अपने दोबारा उसी तरीके पे आ जाएंगे। आप सबसे पहले बिजनेस को देखें, बिजनेस की कैलकुलेशन करेंगे। असाइनमेंट दे रहा हूं लेकिन इसको करना है आपने। एडवांस टैक्स जो है, इसकी तो आप ट्रीटमेंट जाके टैक्स में करेंगे, बेशक वो पाकिस्तान का है या फॉरेन का है। इसका तो मेरे इनकम के साथ कोई फिलहाल ताल्लुक नहीं है। उसके बाद आप जाएंगे इसमें फॉरेन के अंदर। फॉरेन में आप पहले बिजनेस इनकम को लिखें। बिजनेस में कितनी है इसकी, 40, और इसकी कितनी है, 15। तो 40 में से ये 15 माइनस करें, जो भी आंसर आ रहा है। तो पहले बिजनेस को सेट कर लें। बिजनेस के अंदर आप देखें, लॉस फ्रॉम बिजनेस उसका ब्रॉड फॉरवर्ड भी होके आ रहा है, ये वाली अमाउंट जो है। तो इसकी लेस कर दें, ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आप मेन पे आ जाएं। अगर कुछ अमाउंट बचती है तो मेरा ख्याल है बचेगी कुछ नहीं, 55 का तो पीछे से लॉस आ रहा है, तो ये सारे का सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर आपका बचता है कैपिटल लॉसेस। कैपिटल गेन आपका बचेगा, और वो भी फॉरेन का है। वो कैपिटल गेन कितना है आपका, 30 का। ठीक है। और इसका कितना है, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 6 का। वो आप 6 माइनस करेंगे तो आपका 24 का मिलियन का गेन जो है वो इस साल आ जाएगा। समझ आ रही है? अपने तरीके से हर इंफॉर्मेशन को उसमें फीड करते जाएं। उसको उसको प्लांट करें, इस चीज को यहाँ मैंने पार करना है, इसको यहाँ पार करना है, इसको यहाँ पार करना है, अब तरीके से चलते जाएं। तो आप टैक्सेबल टोटल इनकम तक आ जाएंगे। उसमें से ज़कात वगैरह है वो माइनस करें। सैलरी सवाल के अंदर है नहीं। अच्छा, नीचे लिखता है द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम रिस्पेक्ट ऑफ बर्लिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर। सैलरी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ अमाउंटिंग टू 5 मिलियन। वो इस साल की सैलरी थी, उसने इधर डाल दी। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको सेट करने की भी जरूरत थी। जो बिजनेस की उसने सैलरीज हैं वो कहाँ चार्ज कर दी हैं, पाकिस्तान के अंदर। इनएडमिसिबल है ना, क्या ख्याल है, इनएडमिसिबल है ना। भाई 5 मिलियन की उसने सैलरी बर्लिन की इधर डाल दी हुई है। तो इसकी जो है हमारी इनकम कितनी है, 29 मिलियन की है ना। तो अगर आप 29 के अंदर 5 को दोबारा ऐड कर दें तो ये इनकम कितनी हो जाएगी, 34 की। और इस 5 के अंदर ये जो 15 मिलियन की ये जो आपको लॉस नजर आ रहा है, इसमें से 5 को माइनस कर दें तो आपका लॉस कितना बचेगा, 10 मिलियन का। यानी जो चीज जिस हेड की है उसने गलत डाली हुई है ना। उसने ये 5 मिलियन था इसका, इधर चार्ज किया हुआ था। उस 5 मिलियन को माइनस करने के बाद उसकी इनकम थी 29 मिलियन की। तो अगर ये 5 मिलियन यहाँ ना माइनस करते हैं तो फिर एक्चुअल इनकम पाकिस्तान की कितनी होती, 34 मिलियन की। सही है। तो ये है 15 मिलियन का लॉस।
तो इसको अगर इस लॉस में से अब 5 मिलियन जो आपने माइनस किया उसको उड़ा दें तो बाकी क्या बचेगा, 10 मिलियन का। सर तो वो चीज हमने 29 + 5 की है, उनसे माइनस करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि ये बदल की है सर। भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, आपकी जो समझे 29 रुपये आपका गेन है, इसमें आपने फजूल के कोई 5 रुपए जो है ना माइनस किए हुए हैं, जो नहीं होने चाहिए। ये थे बर्लिन के। सैलरी जो हमने माइनस करनी की होगी प्लस की होगी ना उसको। बेटा यही किया ना, माइनस की होगी ना, माइनस करने के, ये बेटा माइनस करने के बाद ये जवाब आया है ना। अगर आप ये माइनस नहीं करेंगे तो इससे ऊपर कितनी अमाउंट पड़ी होगी, 34। भाई को लग रहा है सैलरी मिली है, सैलरी में पे की है। सैलरी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ अमाउंटिंग रुपीज दिस, अमाउंट्स पेड बाय द असलम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हैव बीन चार्ज टू लाहौर। असलम ने सैलरी पे की है तो उसने गलत चार्ज कर दी। तो अगर एक्सपेंस को कम करेंगे तो इनकम बढ़ेगी ना। तो इसमें से एक्सपेंस को क्या करेंगे, कम करेंगे तो इनकम बढ़ेगी। लॉस में जब आप एक्सपेंस को कम करेंगे तो एक्सपेंस कम होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है। नेट रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 7 मिलियन, वो भी उसने इधर डाल दिए हुए, तो इसको ये मजीद इसमें करेंगे। तो इस 29 के अंदर हम 5 + 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये, 16, 21, 2, 41 मिलियन की ये होगी, ऐसे ही। गलत तो नहीं कर रहा। और यहां पर आप 15 मिलियन के अंदर जो नेगेटिव अमाउंट है 7, 5, 12 को एडजस्ट करेंगे तो बाकी क्या बच गया, असल 3 मिलियन का लॉस ये है। और तो फिर ये जो बर्डन का हमने वो एक्सपेंस जो सैलरी का लाहौर से मतलब ऐड किया है, मतलब वहाँ पे हमने एक्सपेंस लेस किया तो लाहौर में उसकी मतलब इनकम बढ़ गई है। हाँ, लाहौर की इनकम उसकी 41 की हो जाएगी, पाकिस्तान की। तो अरे जो बर्डन किया है इसमें 15 मतलब 20 की बनेगी। बर्डिंग एक्सपेंस में काफी लोगों ने किया हुआ है, तो जो बर्डिंग है उसमें एक्सपेंस ज्यादा ऐड करेंगे, एक्सपेंस उसका ऐड फिर करेंगे उसमें फील होगा, बढ़ ही और हाँ, प्रॉफिट टैक्स वैल्यू में ज्यादा उसमें बढ़ेगा। सॉरी उसमें डालेंगे तो इंक्रीज होगा। आप गलत कह रहे थे, ऐड इसमें मजीद लॉस इंक्रीज होगा। लास्ट में इंक्रीज होगा बर्डन हाँ का। जी, मजीद एक्सपेंस डालेंगे तो लॉस इंक्रीज इंक्रीज होगा, ये बात। तो इधर ये 5 भी तो ऐसे ही होगी। 5 और 7 दोनों गलत है ना। ये दोनों खर्चा किसका था, बर्लिन का। तो हमने कहा लाया इधर, जो जो चीज जिसकी है उसको उधर डालें। ये ठीक है। हमने जो 10 लिखा है ये भी तो 20 बन कौन सा, गया। कहाँ लिखा हुआ। वो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसके मुताबिक ही कर रहा था ना, आगे चला तो और पता चला। सही है। चले जी। फिर कहते हैं जी, स्टेट द रूल रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ एओपी। और एओपी के लॉसेस जो हैं वो क्या होगा, सेट ऑफ। एओपी अपने लॉसेस को खुद ही सेट ऑफ करेगी। यहाँ वो सेट ऑफ के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह कहानियां नहीं डिस्कस करनी। तो सिर्फ ये होगा कि एओपी अपने लॉसेस को खुद सेट ऑफ करेगी, खुद ही कैरी फॉरवर्ड करेगी, और मेंबर को ट्रांसफर नहीं करेगी, ना मेंबर के लॉसेस को लेकर आएगी। दैट्स इट। 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। सवाल को समझना है। यहाँ अगर आपने सेट ऑफ के सारे रूल बता दिए, कैरी फॉरवर्ड के रूल बता दिए, कहेगा फिर आओ इसको सवाल, यानी पढ़ना ही नहीं इसको आ रहा ना, उसने सिर्फ एओपी का पूछा है आपसे एंड इट्स मेंबर का, तो मेंबर भी अपना खुद ही करेंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। एक्सप्लेन द टर्म फॉरेन लॉस। फॉरेन लॉस क्या होता है, स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ फॉरेन लॉसेज अंडर द इनकम टैक्स। 4 नंबर का है। पहले आप फॉरेन लॉस को बताएंगे, फॉरेन लॉस क्या होता है, फिर आप उसके रूल्स बताएंगे कि इसको सेट ऑफ हो सकते हैं। तो सेट ऑफ की तो ऑप्शन है ही नहीं। आप बताएंगे देर इज नो rules or options available for the foreign source income to be set off, it shall be carried forward to the next 6 years। ये आप बताएं। लें जी। यहां पर फिर उसी तरह का सवाल आ गया इमेजिनेटिव एंटरप्राइजेस का। देखें बार बार इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो के मिल रही है। कैलकुलेट टोटल टैक्स पेएबल एंड फॉरेन लॉसेज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड इफ एनी। 8 नंबर का सवाल। इमेजिनेटिव इज एन एओपी was formed 2 years ago during the last year। पाकिस्तान सोर्स इनकम अमाउंटिंग रुपीज 25 लाख रुपए। 25 लाख की इसकी इनकम है पाकिस्तान से।
द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम, ये सारी की सारी फॉरेन सोर्स इनकम है उसकी। टैक्स पेड देयर ऑन फॉरेन लॉसेस। स्पेकुलेटिव इनकम, देखें तकरीबन वो जो सवाल आज हमने किया है उससे मिलता जुलता है ना। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ये फॉरेन की है, और इसमें से ये एडजस्ट करेंगे तो बाकी टैक्सेबल कितनी बच गई, 2.5 लाख की, इसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। नॉन स्पेकुलेटिव ये सारी की सारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कैपिटल गेन, ये इसमें करेंगे तो 750, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अदर सोर्सेज ये आपकी आ जाएगी 12 लाख 50, तकरीबन देखें रेप्लिका है उसी का। उसमें उसने यहाँ क्या किया था, सैलरी डाल दी थी उस सवाल में। यहाँ उसने क्या किया, बिजनेस इनकम डाल दी है, और इसके ऊपर भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। द फॉरेन टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच रिमेन्ड अनएडजस्टेबल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर दिस। ये ऐसी कहानी थी, जैसे ये देखें, इसका आपको क्या फायदा मिलेगा, इसका कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसी तरह पिछले साल भी कोई आपका अनएडजस्टेड पड़ा हुआ था, तो ये लाइन आपको कहानी सुनाने के लिए थी, हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी। अगर किसी साल आपके फॉरेन लॉसेज एडजस्ट ना हो सके तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन थी। ओके। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग सेट ऑफ हैंड के, फिर रिपीट हो गया। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, ये भी आ गया जी। ये आया जी एक सवाल आपका, ये आखिरी है बस, इसको फिर इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा एरिया। कहता जी, रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर ए शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स। You are required to work out the following taxable income, tax liability, amount to be lost can be adjusted against any other head of income, forward to a maximum of 6 year and forward for indefinite period। तो 6 years के लिए कौन सा होता है, स्पेकुलेटिव, बिजनेस और कैपिटल लॉसेस। और मैक्सिमम पीरियड के लिए कौन सा होता है, ये फॉरेन लॉसेस भी हो जाते हैं आपके। और डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये दोनों इनडेफिनेट पीरियड के लिए होते हैं। और उसने पूछा जी, अगेंस्ट एडजस्टेड ये कौन से होते हैं, सेट ऑफ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम, हमने पहले बना ली, अब देखते हैं। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आफ्टर सेटिंग ऑफ डिविडेंड। कहता है डिविडेंड, इसमें भी डिविडेंड को क्यों घुसेड़ दिया है, ये तो मेहमान खसूसी हैं। तो अगर इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर देंगे तो ये लॉस कितना हो जाएगा, 50,000 का। यानी ये इनकम के बाद ये है, अगर इनकम को यहाँ से निकाल देंगे तो लॉस इंक्रीज कर देगा ना। ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सेट ऑफ हो सकता है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव इनकम, कैपिटल गेन और डिस्पोजल ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस आफ्टर कंसीडरिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 290। इसमें डिप्रिसिएशन यानी खुद ही उसने डिप्रिसिएशन अलग बता दी, ये अलग बता दी। अब देखिएगा 50,000 इसमें एडजस्ट होगा और इसमें एडजस्ट हो जाएगा। जब ये इन दोनों में एडजस्ट हो जाएगा तो बाकी आपकी टैक्सेबल इनकम क्या बचेगी, नील। तो उसने पूछा है टैक्सेबल इनकम बताएं, तो आप लिखेंगे टैक्सेबल इनकम में जाके 30,000 इनकम फ्रॉम डिविडेंड, टैक्सेबल तो है ना, भाई टैक्सेबल तो है ना। तो आपकी ये वाली इनकम तो खत्म हो गई, 50,000 का लॉस था वो इसको भी खा गया, इसको भी खा गया, क्योंकि बिजनेस के लॉस को तो सबसे बाद में एडजस्ट करना है ना। समझ आ रही है। तो आप यहां लिखेंगे कि जनाब, कहता है जी अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो आप इसका जवाब आएगा 50,000 रुपया है जो बाकी हेड्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 पीरियड, तो इसका जवाब आपका होगा 4,10,000 रुपया। और मैक्सिमम जो अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा वो होगा 290,000। ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम 30,000 आ गई, टैक्स लायबिलिटी क्या आ गई इसका, तो 30,000 का 15% आप लिख दें, कितना आता है, 4,500 रुपया। 6 नंबर का ये सवाल था। कुछ समझ आई।
कि नहीं, कि आपकी टैक्सेबल इनकम तो खत्म हो गई। ये सवाल देखें, अगर आप इसको टाइम 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना टाइम बनता है? 10 मिनट। लेकिन ये 4-5 मिनट में हल हो जाना था सवाल। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में टाइम देते हैं जो आप दूसरी जगहों पर लगाते हैं। कुछ सवाल आपका टाइम चूसते हैं। अगर उसके लिए एलोकेटेड टाइम जो 1.8 है वो आपको अगर मिला हुआ है 30 मिनट, तो वो 45 मिनट में सॉल्व हो रहे होते हैं। राइट। ये टाइम सकर होते हैं, कुछ टाइम गिवर होते हैं। ऐसे सवाल आपको यहां से उसने कितने दे दिए? 5 मिनट, जो आपके यहां यूज होंगे। ओके, देखें जी, बाकी डिस्कस ब्रीफ नोट्स दिस दिस दिस। तो ये था जी हमारा लॉस का, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बड़े टाइम के अंदर और बड़ी चीज़ों के अंदर, अब आपको कुछ सवाल है तो मेरे से पूछ लें ताकि हम दोबारा इसकी हम बात कर लें। ये मैंने आपको शुरू में जो समरी बताई थी, ये वो समरी है। उस समरी के अंदर रहते हुए 2 सवाल मैंने आज आपको प्रैक्टिकली दिए हैं कि आपने जाके उसको खुद भी सॉल्व करना है। राइट, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन हो तो पूछ लो जी। सक्सेसफुली डन, सेटिस्फाइड। तो अगर आज ना आप करते तो फिर मुश्किल होनी थी ना, ये चीज़ है।